द ईगो ट्रिक बाय जूलियन बगीनी। क्या स्पिरिचुअल एहसासों को ट्रेन करके हम अपने वजूद की सच्चाई के बारे में पता लगा सकते हैं, या फिर वह हमारी किसी दिमागी कमजोरी का नतीजा है? इस समय इस समरी को कौन पढ़ रहा है? बेशक वह आप ही हैं, लेकिन वाकई में आप कौन हैं? क्या आप वह स्कूल हैं जहां जा चुके हैं, या आप ही अपने पेरेंट्स हैं, या फिर आप वो जॉब हैं जो इस समय आपके पास है? क्या आप अब भी वही पर्सन हैं जो 3 साल की एज में थे? क्या ये आपके अंदर से आने वाली आवाज है, या फिर ये कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप ऐसी अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज को खुद में महसूस कर रहे हैं? आखिर कैसे पता चलेगा कि आप वाकई में कौन हैं, या फिर वो क्या चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को बनाती है? फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और धार्मिक गुरु इन सवालों का जवाब सदियों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेसन्स इस बात का दावा नहीं करते हैं कि उनके पास सारे जवाब हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि सारे जवाब तो किसी के पास भी नहीं हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि आपके पास एक आत्मा के होने की संभावना है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कॉमन वजह क्या है, और आपकी खुद की फ्री विल क्यों नहीं हो सकती है। 1982 में सूजन सीगल नाम की एक औरत पेरिस में बस का इंतजार कर रही थी, और फिर वो अचानक से अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूलने के बाद ये भी भूल गई कि वह कौन थी। सीगल को ये लगने लगा था कि जो बॉडी और ब्रेन जन्म से उसके पास थे अब उसके नहीं रह गए हैं। वह अपने चारों तरफ की चीजों और लोगों को अपना ही एक हिस्सा मानने लगी थी। उसने सोचा कि वह एक विशाल खाली जगह के सिवा कुछ भी नहीं थी, और सीगल को ये यकीन हो गया कि वाकई में उसका कोई वजूद नहीं था। आइंदा 10 सालों तक वह अपने इस नुकसान को झेलती रही और बहुत से थेरेपिस्ट से मदद मांगती रही, लेकिन वह खुद को अपनी पुरानी वाली सीगल से कनेक्ट नहीं कर पाई। फिर वह इस बात पर आश्चर्य करने लगी कि कहीं उसे सेल्फ अवेकनिंग तो नहीं हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह अपनी पहचान को खोकर एक ज्यादा बेहतर फॉर्म में आ गई थी। अपने एक्सपीरियंसेस और एक काल्पनिक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट अनत्ता यानी नो सेल्फ, जिसमें कोई वजूद बाकी नहीं रहता है, की सिमिलैरिटी को देखते हुए उसने एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह से काम करना शुरू कर दिया। आखिर 1996 आते आते सीगल के अनत्ता वाले एहसास टूटकर बिखरने लगे। वह खुद को पुरानी वाली सीगल समझने लगी और उसके स्पिरिचुअल मैसेजेस में कंफ्यूजन पैदा होने लगा। न्यूरोसाइंस इस बात की तरफ इशारा करता है कि वास्तव में कुछ स्पिरिचुअल एहसास हमारी दिमागी कमजोरी की वजह से पैदा होते हैं। बदकिस्मती से सीगल का केस भी ऐसा ही था, जो ना तो अपने हाथों में पेन को पकड़ सकती थी और ना ही उसे लोगों के नाम याद थे। फरवरी 1997 में उसके अंदर एक बड़ा ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया गया, और फिर वह कोमा में चली गई। उसके कुछ महीनों बाद ही उसकी मौत हो गई। सन 1882 में सीगल के एहसासों में जो बदलाव हुए थे, डॉक्टर्स का मानना था कि वह उसकी दिमाग पर ट्यूमर के प्रेशर की वजह से हुए थे। हालांकि सीगल के फॉलोअर्स इस बात को नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि ट्यूमर की वजह से ही सीगल का कनेक्शन खुद को ही पूरा यूनिवर्स समझ लेने वाले उसके सबसे बढ़िया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से टूट गया था। आत्मा जैसी किसी चीज का होना हमारी अंदरूनी सोच का नतीजा है, लेकिन यह कोई लॉजिकल चीज नहीं है। करीब करीब सभी धर्मों का ये मानना है कि सभी इंसानों में एक कभी ना मरने वाली आत्मा मौजूद है। सदियों पहले के फिलोसफर्स को भी आत्मा के अजर अमर होने और शरीर की मौत हो जाने का आइडिया बहुत पसंद था। पर्शियन फिलोसफर अविसेना ने आत्मा की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक फ्लोटिंग मैन नाम का थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया। उसने लोगों को ये इमेजिन करने के लिए कहा कि वे लोग बिना किसी बॉडी के और दुनिया के एहसासों को बिल्कुल भी महसूस किए बगैर हवा में तैर रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम अपनी मौजूदगी के बारे में सोच समझ सकते हैं? अगर हमारी अंदरूनी समझ इसका जवाब हाँ में देती है, तो थॉट एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि बॉडी के एहसासों और ब्रेन के रिस्पॉन्स से अलग हमारे वजूद के किसी इम्पोर्टेंट हिस्से में कोई दूसरी चीज भी मौजूद है। लेकिन क्या इससे कोई लॉजिकल नतीजा भी निकलता है? पूरी तरह से तो नहीं। हालांकि अविसेना का थॉट एक्सपेरिमेंट हमें एक सही दिशा दिखाता हुआ तो लगता है, मगर इसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं। ये एक्सरसाइज इस बात का यकीन दिलाती है कि हम खुद को बिना बॉडी के भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें अपने अंदर बॉडी की समझ होने का पता नहीं चलता है। हमारे ख्यालों में तो बॉडी छुप जाती है,
मगर वह फिर भी मौजूद ही रहती है, जो हमें अपनी आत्मा को अलग से इमेजिन करने के लिए अलाउ नहीं करती है। इसके अलावा कुछ चीजों के लिए हमारे एहसास का होना और कुछ के लिए ना होना हमें गुमराह कर सकता है। आखिरकार लोग साइको ड्रग्स के इफेक्ट में आकर हर तरह के एहसासों को इमेजिन करने में केपेबल हो जाते हैं। हालांकि बॉडी से अलग होकर आत्मा की महसूस करने की काबिलियत का जादू भी किसी ठोस सच्चाई को बयान नहीं करता है। डेस्कार्टिस का एक मशहूर दावा है, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं जिंदा हूँ। इस दावे में भी एक लॉजिकल मिस्टेक है। सिर्फ इस वजह से कि इंसान सोच सकते हैं, ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि बस इंसानों के पास ही एक सोचने वाला दिमाग हो सकता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे एक्सपीरियंस की असली शक्ल दिखा देते हैं। एक बार की बात है, किसी मिस्टीरियस महल में एक साथ 11 लोग रहा करते थे। इस तरह की बात हमें किसी परियों वाली कहानी की याद दिलाती है, लेकिन ये किसी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान के माइंड की सिमिलैरिटी को भी दिखाती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस बात को हाईलाइट करता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस दुनिया के बारे में कितने सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव का मतलब इस बात से है कि किसी चीज के लिए उस इंसान का क्या नजरिया है। सन 1990 में रॉबर्ट ऑक्सनम को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज किया गया था। ऐसा लगता था जैसे बहुत सी अलग अलग पर्सनालिटीज अलग अलग समय पर उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रही थीं। कभी कभी ऑक्सनम के अंदर मौजूद रहने वाली पर्सनालिटी का किरदार शैतान बॉबी होता था, जो प्रैक्टिकल जोक्स और रोलर स्केटिंग का बहुत शौकीन था। पर फिर कुछ पलों बाद ही उसका दिमाग टॉमी नाम के शख्स की तरफ मुड़ जाता था, जो एक गर्म दिमाग और जल्दी ही गुस्से का शिकार हो जाने वाला आदमी था। कुल मिलाकर 11 पर्सनालिटीज उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रही थीं। इस बीमारी का पता चलने से पहले ऑक्सनम अपनी पढ़ाई के करियर में काफी सक्सेसफुल थे, लेकिन सन 1990 में वह ज्यादा टाइम तक अपने दिमाग को सुन्न होता हुआ महसूस करने लगे। आखिरकार उसने इसका इलाज करना शुरू कर दिया। ऑक्सनम के इलाज के दौरान उसके थेरेपिस्ट ने ये गौर किया कि कैसे एक के बाद दूसरी पर्सनालिटी उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती थी। 15 मिनट के लिए टॉमी की गुस्से वाली और बच्चों जैसी पर्सनालिटी वहां पर मौजूद होती थी, और फिर उसके बाद दूसरी पर्सनालिटी उसकी जगह ले लेती थी। जल्दी ही ये बात साफ हो गई कि ऑक्सनम के दिमाग में रहने वाली डिफरेंट पर्सनालिटीज एक दूसरे के बारे में नहीं जानती थी। वह जब भी कभी किसी दूसरी पर्सनालिटी की तरफ स्विच करता था तो वह पहले वाली पर्सनालिटी की बातों को भूल जाता था। ऑक्सनम जैसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस अक्सर बचपन में हुई छेड़छाड़ की गलतियों की वजह से पैदा होते हैं। जब बच्चे किसी गहरी चोट को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर चाहे वो शारीरिक हो या सेक्सुअल हो या फिर इमोशनल ही क्यों ना हो, वे इस बात को समझने के लिए स्ट्रगल करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था। ऐसी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए उनका दिमाग अपने लिए एक नई ख्याली दुनिया को बना लेता है, जहां पर वह खुद अपनी जगह किसी और शख्स को इसी तरह की चोट पहुंचाता हुआ देखते हैं। ऑक्सनम के केस में चोट ज्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी मदद के लिए 11 पर्सनालिटीज को तैयार कर लिया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर ऑक्सनम अपनी बचपन की चोट को समझने लगा था और थेरेपी का इस्तेमाल करके उसने अपनी पर्सनालिटीज को कम कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ 3 पर्सनालिटीज ही बची थीं। हमारे सेंसेस एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक बदलने के बावजूद हमारे बारे में सोसाइटी के व्यूज के हिसाब से अपनी एक शेप ले लेते हैं। क्या आप कभी अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हुए हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द की दुनिया में होने वाले किसी खास मौके को बिल्कुल ही मिस कर दिया हो? आपको खुद अपने बारे में समझने के लिए दुनिया के बारे में जानने के अलावा अपने अंदर से बाहर की तरफ भी देखना पड़ेगा। खुद के लिए हमारे होशो हवास हमेशा वैसे ही एक शेप ले लेते हैं जैसा कि सोसाइटी हमें समझती है। इसलिए ट्रांसजेंडर्स की सोसाइटी में ये बहुत अहम माना जाता है कि वह अपने जैसे दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों को भी उसी तरह से समझें जैसा कि वह खुद अपने बारे में समझते हैं, जो किसी भी जेंडर कैटेगरी को बिलोंग करने वाले शख्स की अपनी पहचान होती है। सोसाइटी की वेरिफिकेशन और मंजूरी खुद की एक मजबूत और टिकाऊ सेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। जरा ड्रू मॉर्लैंड की कहानी पर गौर कीजिए, जिसने 43 साल की उम्र में खुद को आदमी से औरत में कन्वर्ट कर लिया था। वह इस बात पर जोर देती है कि उसके लिए एक औरत बन जाना कितना जरूरी था। उसके आसपास के लोग आइंदा भी उसको एक मर्द की तरह से ट्रीट करते रहने वाले थे। मॉर्लैंड को अपनी अधेड़ उम्र में कन्वर्ट होने के बाद दूसरी बहुत सी ट्रांस वुमेन के जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ था।
उसने देखा कि जब तक वह खुद को दुनिया के सामने एक आदमी के तौर पर पेश करती रही, तब तक अक्सर उसे बड़ी चालाकी से पूरी तरह नजरअंदाज करके उसकी बेइज्जती की जाती रही। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा था। अलग अलग कल्चर्स हमारी सेंस को अलग अलग तरह की शेप देते हैं। फिलोसोफर रोम हैरी के मुताबिक कुछ लोगों में खुद का सेंस बहुत कम होता है। उनके इमोशंस को जाहिर करने का तरीका उसी तरह से होता है जिस तरह से वह अपने आसपास रहने वाले लोगों से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनकी कम्युनिटी में रहने वाले लोग दुखी होंगे तो वह भी दुखी हो जाएंगे। अगर उनकी कम्युनिटी खुश होगी तो वह भी खुश होंगे। इसी तरह से उनके फैसले भी फैमिली या खानदान के नजरिए से लिए जाते हैं, ना कि उनके खुद की मर्जी से। ईगो की मौजूदगी दिमाग की एक चाल है। इंसान के तौर पर हम अपनी मौत से बहुत डरते हैं। मौत हम पर उस पेचीदा पहचान के खत्म हो जाने का जुर्माना लगा देती है जिस पहचान के हम मालिक होते हैं। लेकिन अगर यह सब आइडेंटिटीज एक भ्रम हो तो? सच्चाई यही है कि ईगो दिमाग की एक ट्रिक है। 18वीं सेंचुरी में फिलोसोफर डेविड ह्यूमन ने एक आइडिया डेवलप किया कि ईगो एक कहीं पर भी ना टिकने वाली हस्ती है। हमारा दिमाग आराम से एक जगह टिके रहने की जगह हमेशा उसमें आते जाते रहने वाले आइडियाज, थॉट्स और इमोशन का कॉम्बिनेशन बनाता रहता है। अपनी इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए डेविड ह्यूमन ने देखा कि उसके सेंस हमेशा फीलिंग और इमोशन के मामले में उभर कर सामने आ जाते थे, जैसे कि ठंडक, गर्मी, रोशनी, अंधेरा, डर, खुशी, प्यार और नफरत वगैरह। ह्यूमन ने रियलाइज किया कि वह इन तरीकों के अलावा किसी और तरीके से खुद को महसूस करने के लायक नहीं था। इस वजह से उसने ये नतीजा निकाला कि सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक्सपीरियंस और इमोशन के लंबे सिलसिले के बाद एहसासों से जुड़ी हुई एक गलतफहमी की सिचुएशन दिखाई देने लगती है। हालांकि यह भ्रम जल्दी ही टूट भी जाता है। ईगो की ट्रिक में वक्ती तौर पर और लापरवाही के साथ बनाए गए नजरिए में से बाहर निकालकर एक आइडेंटिटी के सेंस का बनाया जाना भी शामिल है। माइंड के बाहर सेल्फ नाम की चीज हमेशा हमको खारिज कर सकती है। जैसे कोई अकेला आदमी एक ही समय में शिकारी और शिकार दोनों नहीं हो सकता है, वैसे ही किसी शख्स के लिए उसके खुद के एहसासों को ऑब्जर्व करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये खुद की आंखों के अंदर देखने जैसा काम होगा।